हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में हमारे शेड्यूल के हिसाब से थर्ड चैप्टर इन्फ्लेशन स्टार्ट करेंगे। इन्फ्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी जैसे फिस्कल पॉलिसी पढ़ा है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा, अब इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, फिर टैक्सेशन, ऐसे करके फिर बैंकिंग को हम लोग देखेंगे। तो ये जो भी टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के कोर और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप इस टॉपिक्स को एक एक करके देखें और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ज़रूर लगाओ, ताकि आपको ये समझ में आए कि हम जो इनपुट लगा रहे हैं, जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए फ्रूटफुल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन इस बार से। अच्छा, मैंने जो साइंस के भी क्लासेस अपलोड किए हुए हैं या इकोनॉमिक्स जो पढ़ा रहा हूँ इन डेप्थ, मैंने पहले ही बोला था आपको कि इन डेप्थ पढ़ना बहुत ज़रूरी। अभी देखो बीपीएससी का जो भी पैटर्न में चेंजेस हम लोग सुन रहे हैं कि अब कुछ क्वेश्चन आएंगे जो डिफ़िकल्ट लेवल के होंगे, उस पर निगेटिव मार्क। तो डिफ़िकल्ट लेवल इज़ नथिंग, इट्स इन डेप्थ। आपका कंसेप्ट जो है वो डेप्थ में होना जरूरी है, तभी आप उसको वैसे क्वेश्चंस को लगा पाओगे। सिर्फ फैक्ट जैसे आता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसके डेप्थ में हम लोग जाएंगे कि उसका इन एंड आउट क्या था। ठीक है, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ इंडियन मतलब हिस्ट्री पे क्विट इंडिया मूवमेंट का, तो वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसी तरह से हम लोग साइंस में भी पढ़े हैं, सेल के बारे में पढ़े और बाकी जो भी ग्लैंड्स के बारे में पढ़े, उसको भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और इकोनॉमिक्स भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस दोनों के ख़त्म होने के बाद हम लोग ज्योग्राफी और पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन। आज इन्फ्लेशन में 3 टोटल वीडियोस आएगा, 3 पार्ट्स में। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, 20 मिनट 25 मिनट का एक वीडियो। ठीक है, आज हम लोग इन्फ्लेशन का डिफिनेशन, इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स और रीज़न क्या है इन्फ्लेशन का ये। अच्छा, मैंने जो मॉनेटरी पॉलिसी लास्ट जो वीडियोस मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें मैंने इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। फिर से आज वही बता रहा हूँ, सिंपल, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्फ्लेशन शब्द सुनो तो 2 चीज़ इससे मतलब होता है, प्राइस राइज और दूसरा डिप्रिसिएशन इन मनी वैल्यू। ठीक है, क्या है प्राइस राइज? प्राइस राइज जनरल प्राइस राइज है, जो कमोडिटीज़, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है उसके प्राइस राइज इंक्रीज़ करेंगे। किसके? कमोडिटीज़ के, गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे कहो, उसके अगर प्राइस राइज कर जाए, उसका दाम बढ़ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। और डिप्रिशिएशन हो जाए मनी वैल्यू में, प्राइस राइज होगा। कहने का मतलब, छोटा सा एग्जांपल, एक डेयरी मिल्क था, ये डेयरी मिल्क 10 रुपये में मिल रहा था हमको। ठीक है, अब क्या हो गया, यही डेयरी मिल्क का कॉस्ट जो है वो 20 रुपये हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ 20 रुपये, और मान लो ये 10 दिन के अंदर हो गया, 10 डेज, तो हम लोग बोलेंगे ना भाई इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई। कैसे? इसका रेट जो है 10 रुपये बढ़ गया। तो उसका मतलब अगर आप वाइस वर्सा देखो तो उसका मतलब ये भी है कि मनी का वैल्यू घट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 रुपये, एक 10 रुपये के नोट में हम लोग इसको खरीद के ले आ रहे थे। अब एक नोट से नहीं काम चलेगा, अब 2 नोट देना पड़ेगा 10 रुपये का, तब हमको ये मिलेगा। इसका मतलब जो एक नोट है जो पहले दे रहे थे, उसका वैल्यू क्या हो गया? घट गया, हाफ हो गया। तभी जाके हम लोग को 2 नोट मिला के देना पड़ रहा है, तब इसके बराबर हो रहा है ना। तो इसलिए इसका मतलब क्या है? डिप्रिसिएशन इन मनी वैल्यू। तो इन्फ्लेशन इज नथिंग, इट इज जनरल प्राइस राइज और या कंटिन्यूअस प्राइस राइज कहेंगे। किसमें? एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैंने बताई। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है? अगर ये पूछे कि इसका इम्पैक्ट, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होता है, जनरल कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो बढ़ जाता है। क्या होगा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट? कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगा? वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यही डिफिनेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज द जनरल प्राइस राइज इन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और वी कैन से इन अदर वर्ड द डिप्रिशिएशन इन मनी वैल्यू। ठीक है, तो this is known as inflation and the impact of inflation is the cost of living will increase. ठीक है, हम जो पहले 50 रुपये में सब्जी बना के जी रहे थे, अब वो सब्जी का हमको 100 रुपया देना पड़ेगा। तो दैट इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। आपको खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो दिस इज़ इन्फ्लेशन। अच्छा, इसमें 3 केस लेते हैं हम लोग। ठीक है,
ये केस, ये है सिचुएशन ऑफ ग्रोथ, ये है सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, सिचुएशन ऑफ, ये ग्रोथ, हाँ ठीक है, इन्फ्लेशन इधर लिख सकते हैं, सिचुएशन इन्फ्लेशन इधर लिख, इन्फ्लेशन और सिचुएशन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये देखते हैं क्या है, केस 1, केस 2, केस 3। इन्फ्लेशन का सिचुएशन क्या है, ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्राइस राइज हो रहा है, यहाँ भी प्राइस राइज हो रहा है, यहाँ भी प्राइस राइज हो रहा है। मतलब देखो क्या है, सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी, मतलब प्राइस राइज हो रहा है तीनों जगह पे, तीनों केस में। लेकिन ग्रोथ जो है यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर ग्रोथ डिक्रीज कर रहा है। तो अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि केस दे दिया जाएगा C1, C2, C3, सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस राइज इन द ऑल केसेस, एंड सिचुएशन ऑफ ग्रोथ, हियर द ग्रोथ इज कांस्टेंट, हियर द ग्रोथ इज इंक्रीजिंग, हियर द ग्रोथ इज डिक्रीजिंग। तो बोला जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सा केस है जो इन्फ्लेशन नहीं है। हम लोग कहेंगे कि वो इन्फ्लेशन नहीं है, तो कौन सा केस है, ये C2, दिस इज नॉट एन इन्फ्लेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ भी बढ़ रहा है। ठीक है, ग्रोथ भी इंक्रीज हो रहा है और प्राइस के साथ साथ ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, तो इन्फ्लेशन ये नहीं है। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ रहा है और ग्रोथ कांस्टेंट है, या प्राइस बढ़ रहा है, ग्रोथ डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये किसका केस है, ये इन्फ्लेशन का केस है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ओके, समझ में आ गया इन्फ्लेशन और उसके डिफिनेशन के बारे में। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या दे दिया जाएगा एक स्टेटमेंट बना के कि इतना इतना % से कोई इकॉनमी ग्रो करे, किसी इकॉनमी का ग्रो कर रहा है इन्फ्लेशन, तो बताओ किस टाइप का इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, नाम है हेड, हेड लाइन, इसका मतलब क्या है, हेड मतलब नहीं होता है कि कोई चीज़ का बॉस, तो मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन, ऐसा इन्फ्लेशन जो एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को चेक करता है। मतलब व्हाट इज़ हेडलाइन इन्फ्लेशन, इफ़ एनीवन विल आस्क यू, इसमें रेट वेट नहीं है, सिर्फ हम लोग ये पढ़ रहे हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, ऐसा इन्फ्लेशन जहाँ पर कि हम लोग इकोनॉमी के सारे सेक्टर को इंक्लूड करते हैं, सारे सेक्टर को एक साथ देखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, कोई दिक्कत। सेकेंड क्या है, कोर इन्फ्लेशन। सेकेंड क्या है, कोर इन्फ्लेशन। इसमें क्या है, जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है, ध्यान से देखना, हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसमें माइनस कर दो। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किसको, फूड ग्रेन, फूड ग्रेन, ड्रिंकिंग और फ्यूल। तो ऐसे इन्फ्लेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोर। कोर मतलब जो कोर एरिया में को हिट करता हो, कोर एरिया के बारे में जो इन्फ्लेशन बताता है, दैट इज कोर इन्फ्लेशन। मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड ग्रेन, ड्रिंकिंग, फ्यूल। चूंकि हेडलाइन में क्या था, सारा कुछ आ जा रहा था, इसमें ये तीनों घटा देंगे तो किस टाइप का इन्फ्लेशन हो जाएगा, कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, तीसरा है क्रिपिंग, क्रिपिंग इन्फ्लेशन। ये नॉर्मली बहुत कम जगह रहता है, मैं बस आपको बता दे, चूँकि है एक इस टाइप का भी इन्फ्लेशन होता है, इसलिए हम इसको बता दिए। ठीक है, क्रिपिंग इन्फ्लेशन। क्रिपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, बिलो 2%। ठीक है, बिलो 2% का मतलब ऐसा इन्फ्लेशन जो कि 2% से कम हो। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन जो प्राइस राइज है वो 2% से कम हो। और क्रिपिंग का मतलब रेंगना, मतलब बहुत रेंगता है धीरे धीरे, तो रेंगना टाइप का, क्रिप करना। 2% से कम का इन्फ्लेशन किसी इकोनॉमी का हो कंटिन्यूस, तो उस इकोनॉमी के इन्फ्लेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिपिंग इन्फ्लेशन। ये दिस इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, नॉट गुड फॉर इकोनॉमी।
क्यों गुड नहीं है इकोनॉमी के लिए? क्योंकि अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, उसमें केस ट्यूब बताया था जिसमें इन्फ्लेशन भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छा है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमी स्टैग्नेंट रहे। मतलब अगर डेयरी मिल्क आज 10 रुपये में मिल रहा है तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ये चाहते हैं कि 2 साल के बाद वो 20 रुपये में हो, 3 साल बाद वो 20 रुपये में हो। क्यों? ताकि उससे हमारा इकोनॉमी का भी ग्रोथ दिख रहा है। कैसे ग्रोथ दिख रहा है? परचेजिंग पावर ऑफ द पीपुल वो इंक्रीज़ कर रहा है। आपकी पावर, परचेजिंग पावर कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रही है, तभी तो आप 20 रुपये की चीज़ों को खरीद सकते हो। तो ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन ठीक है। हाँ, अब ऐसा नहीं कि ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन अब 50% हो जाए, 20%, दैट इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। एट अ सर्टेन लेवल, जो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, एट अ सर्टेन लेवल इकोनॉमी में ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन होना बहुत ज़रूरी है, या इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है, ऐसे समझ लो। ठीक, तो क्रिपिंग इन्फ्लेशन क्या हुआ, ये बिलो 2%। तो ऐसे इन्फ्लेशन में हमारे इकोनॉमी के लिए ये सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या है, क्रिपिंग के बाद अब मान लो पहले कोई रेंग रहा था, तो अब क्या होगा, उठ के चलेगा, तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको, वॉकिंग इन्फ्लेशन। बहुत जगह ना क्रिपिंग इन्फ्लेशन 4%, मतलब वॉकिंग और क्रिपिंग को मिला देते हैं लोग, तो ऐसा नहीं है। ये वॉकिंग इन्फ्लेशन है, ये 2 to 6%, मतलब वो 2 से कम था क्रिपिंग, और ये क्या है, 2 से 6% इन्फ्लेशन अगर हमारे इकोनॉमी का है तो दैट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी। ये क्या है, बेस्ट कहो, बेस्ट फॉर एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए क्या है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो ये इस टाइप का इन्फ्लेशन है, ये हमारे ग्रोथ को भी इंश्योर करता है। इस टाइप का इन्फ्लेशन होना हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा है। एक सर्टेन प्राइस राइज हमेशा होते रहना वो सही है। ऐसे आप समझो, एक मिल्क बिकीज़ का बिस्किट जो हम लोग 20 साल पहले देखते थे, वो 2 रुपये में मिलता था या 5 रुपये में मिलता होगा। आज वो मिल्क बिकीज़ 10 रुपये में हो गया। तो ये क्या हुआ, उसका प्राइस राइज हुआ। ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या हुआ, ग्रोथ भी हुआ हमारे इकोनॉमी का। हमारा जो इकोनॉमी का जो बेस है वो इंक्रीज़ किया, हमारा इकोनॉमी का जीडीपी इंक्रीज़ किया। तो उसके साथ तो उन सारे चीज़ को, ग्रोथ को जो इन्फ्लेशन इंश्योर करेगा, उसी इन्फ्लेशन को हम लोग वॉकिंग इन्फ्लेशन करते हैं। और उसका टारगेट कितना, लिमिट कितना है, 2 से 6%। कि अगर 2 से 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन है आपके इकोनॉमी का, दैट इज़ अ गुड साइन फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वॉकिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद क्या है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या, गैलोपिंग, ये इन्फ्लेशन क्या है, 8 से 10%। 6 के बाद बढ़ा दो, 8 से 10%। अगर किसी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन 8 to 10% है तो दैट इज़ नोन एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो इट इज़ ऑब्वियस कि ये हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर वॉक किया था, उसके बाद थोड़ा सा गैलोपिंग किया। ठीक है, गैलोपिंग तो लगता है ना मोटा हो गया, तो उसी से याद रख, गैलोपिंग मोटा हो गया, मतलब इससे थोड़ा बड़ा। अब उसके बाद पहले रेंग रहा था, फिर वॉक किया, फिर थोड़ा और चौड़ा हो गया, अब भागना शुरू कर देगा, रन अवे। रन अवे इन्फ्लेशन, दौड़ना शुरू कर दिया। तो रन अवे इन्फ्लेशन क्या है, यहाँ 10% है तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, 10% पर ईयर। अगर 10% पर ईयर हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज होने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रन अवे इन्फ्लेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन। 7 कितना पड़ता है, 1 2 3 7। हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, रन अवे इन्फ्लेशन 10% एंड मोर। हाइपर इन्फ्लेशन इसमें ज़्यादा है, मतलब 20 से 30% हो जाएगा अगर आपका एनुअली, और ये कंसेक्यूटिव रह जाए 3 साल के लिए। मतलब 3 साल आपका इकोनॉमी का इन्फ्लेशन लगातार 20 से 30% अगर बढ़ रहा है एनुअली, अगर इंक्रीज हो रहा है 20 to 30% फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, देन दैट इकोनॉमी हैविंग इन्फ्लेशन इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं है, यहीं पर है, ये मतलब लास्ट है। तो ये 7 टाइप के क्या थे, इन्फ्लेशन के टाइप्स। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन क्या आता है आपको,
बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 1 टिक मार्क के लिए कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है, आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, जो कंसेप्ट यही है कि एक सर्टेन लेवल तक इन्फ्लेशन, जो वर्किंग इन्फ्लेशन 2 to 6% इज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। ये एक क्वेश्चन है, इस पर आपको मेंस में भी आंसर लिखने आ सकता है, ठीक है। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन। रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के क्या क्या रीज़न है, ठीक है। अभी 15 मिनट्स हुआ है, हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा 10 मिनट। इसमें सबसे पहला क्या है, कॉस्ट बेस्ड। सबसे पहला क्या है, रीज़न क्या है, कॉस्ट बेस्ड, ठीक है। कॉस्ट बेस्ड मतलब कि जो फैक्टर है उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। फैक्टर क्या मतलब, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको लागत बोलते हैं। मतलब समझो कि ये एक डेयरी मिल्क बन रहा था, ठीक है। इस डेयरी मिल्क में पहले 500 रुपये लग रहे थे बनने में, प्रोडक्शन में। अब इसमें जो लागत है, जो रॉ मटेरियल वगैरह है, वो सारा बढ़ गया, ये 700 हो गया। तो क्या हो गया, इसका कॉस्ट जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। किसका कॉस्ट, तो फैक्टर का, लागत का कॉस्ट। तो ऐसे इस कारण से इसका अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है मार्केट में, जब ये 700 रुपये में बन ही रहा है तो 800, 900, 1000 रुपये में बिकेगा। तो इस टाइप के इन्फ्लेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन। जहाँ पर कि लागत मतलब जो कंपनी बना रही है उसके रॉ मटेरियल्स पे, उस मशीनरीज पे, मैन पावर जो भी उसमें लग रहा है, उन सब का प्राइस अगर कॉस्ट बढ़ जाए तो वैसे इन्फ्लेशन, वैसा जो रीज़न है इन्फ्लेशन का, उस कारण से जो इन्फ्लेशन होगा, दैट इज नोन एज कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। दूसरा है डिमांड इंस्पायर्ड, डिमांड इंस्पायर्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, डिमांड इंस्पायर्ड। नाम से ही पता चल रहा है कि डिमांड क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये क्या है, इम्बैलेंस इनको, इम्बैलेंस इन डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड बहुत कारण से हो सकता है कि चेंज हो, लेकिन हम लोग अभी उस पर नहीं जाएंगे। हम लोग सिंपल ये जा रहे हैं कि इम्बैलेंस हो जाए डिमांड, मतलब डिमांड इंक्रीज कर जाए और सप्लाई डिक्रीज कर जाए। मान लो कोई एक चीज़ है, हाँ, इसका एक एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं। वैसे उसका एक और जगह इम्प्लीमेंट उसको, मतलब वो एग्जांपल में आएगा, जैसे सैनिटाइज़र एट द टाइम ऑफ कोविड। वहाँ पर क्या हुआ, अचानक से सारे लोग सैनिटाइज़र लेने पहुँच गए दुकान पे, तो उसका क्या होगा, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सप्लाई क्या है, कम है, क्योंकि अचानक से कोविड आया था। तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, इन्फ्लेशन हुआ। हर कोई इसको फेस किए होंगे, तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल। अभी जो कोविड बीता है ना, कोविड इकॉनमी में बहुत सारी चीज़ों को समझा गया, बहुत सारी चीज़ें सिखा गया। सिर्फ वही नहीं, हमको सोशल भी बनाया, मतलब बहुत सारा चीज़ आपको कोविड सिखा के चला गया। तो डिमांड इंस्पायर्ड इन्फ्लेशन वही था जो कोविड के टाइम में सैनिटाइज़र के साथ हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्ड है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिमांड पुल में लिक्विडिटी जब इंक्रीज कर जाएगा, लिक्विडिटी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, पैसा। लिक्विडिटी का को मतलब सिंपल यही समझना है कि पैसा, ठीक है, आदमी के हाथ में पैसा ज़्यादा हो गया, और सप्लाई अगर क्या हो जाए, कांस्टेंट। अब देखो 5 आदमी है, मेरे हाथ में 5 लाख रुपए है, एक के हाथ में 10 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 20, किसी को 25, और सप्लाई कांस्टेंट है। मान लो एक ही गाड़ी है इनोवा, ठीक है, मान लो 5 लाख की इनोवा आती है, तो हम भी सोचेंगे ले लें, 50 लाख वाला भी सोचेगा। लेकिन जो 50 लाख वाला है वो बोलेगा कि हम, मेरा औकात 5 लाख का है, हम बोलेंगे अच्छा हम 5 लाख दे रहे हैं, हमको इनोवा गाड़ी दे दीजिए। जिसके पास 10 लाख बोले भैया हम 6 लाख दे रहे हैं। जो 50 लाख वाला है बोले भाई हम 10 लाख दे रहे हैं हमको। तो क्या हो गया, डिमांड क्या हो गया, पुल। ये डिमांड किसके कारण हुआ, क्योंकि पैसा लोगों के हाथ में ज़्यादा, लिक्विडिटी जाता है लोगों के हाथ में। मतलब बोलते हैं ना कि हाथ में पैसा रहेगा तो खुजली मचते रहता है, दैट इज़ कि अगर आपके हाथ में पैसा है तो आप कुछ भी खरीदोगे और किसी भी कॉस्ट पे खरीदोगे। तो दैट इन्फ्लेशन, उस कारण से जो इन्फ्लेशन होता है उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। लिक्विडिटी ज़्यादा और सप्लाई क्या हो गया, कम। मतलब फ्यू गुड्स है, गुड्स जो है वो फ्यू है और इसको चेज कर रहे हैं
बहुत सारे लोग परचेज करने के लिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ की, ये इन्फ्लेशन क्यों है, हम लोग क्यों कहे इन्फ्लेशन, क्योंकि हम ये 5 आदमी इज़ नॉट इन द इकोनॉमी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो और भी मार्जिनलाइज्ड हैं, जो और कम पैसा कमाते हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, ठीक है। हमको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट ओवरऑल सोसाइटी के लिए क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक गाड़ी खरीदने का वो सोच भी नहीं सकेंगे इस टाइप का अगर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड इंस्पायर्ड अलग था, डिमांड पुल अलग है। उसके बाद क्या है, कॉस्ट पुल। अब देखो हम लोग पहला क्या पढ़े थे, कॉस्ट बेस्ड, अब क्या है, कॉस्ट पुल। अब ये क्या, इन्फ्लुएंस्ड सप्लाई साइड, इन्फ्लुएंस करता है ये किसको, सप्लाई साइड। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ये कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या है, सप्लाई साइड को क्या करता है, मतलब सप्लाई साइड को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब बेसिकली क्या है, सप्लाई साइड मतलब जो हम लोग सप्लाई मतलब जो मार्केट में प्रोड्यूस होके फाइनल गुड्स आता है, तो इसका कारण क्या होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो लागत है, यहाँ पे भी ये क्या है, लागत जो है प्रोडक्शन का वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब लागत इंक्रीज कर जाएगा, ऐसे समझो लागत इंक्रीज कर जाएगा। मान लो हम 4 कंपनी हैं, ठीक है, मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है, किसी के पास 6 लाख, किसी के पास 7, किसी के पास 8। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं, ठीक है, और उसको प्रोसेस करके फाइनल प्रोड्यूस आप लोग के लिए दे रहे हैं, आपको एक डेयरी मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या हो गया कि हम लोग लेट से कि मिल्क खरीदते थे, दूध खरीदते थे हम चारों लोग, और उसी दूध से हम लोग डेयरी मिल्क बनाते थे। जो दूध का प्राइस था वो 100 रुपये लीटर था। अब अचानक से क्या हो गया, वो दूध का प्राइस 500 रुपये लीटर हो गया, ठीक है। अभी जैसे लिम्पी वायरस चल रहा है काऊ में, तो क्या हो गया, दूध जो रेट है दूध का वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि जो गाय हैं जिनमें वायरसेस है उसके दूध को कोई खरीद नहीं रहा है। तो क्या हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम मेरे जैसा छोटा आदमी जिसका छोटा कंपनी था वो खरीद ही नहीं सकेगा उतना दूध। क्यों, क्योंकि हम उस दूध को खरीदेंगे जब 500 में, तो डेयरी मिल्क का हमको प्राइस क्या बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तब हम उसको कंपनसेट करेंगे। लेकिन बड़ी कंपनी थोड़ा क्या कर सकती है, आपको सब्सिडाइज्ड रेट में दे सकती है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल हो गया, खींचा गया। क्यों, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो लागत है उसमें बढ़ गया। कैसे लागत में बढ़ गया, लिम्पी वायरस इज एन एग्जाम्पल, कि लिम्पी वायरस के कारण काऊ में वायरसेस आ गए, जिसका कारण उसका दूध लोगों खरीदने से डरने लगे। तो जितने कम गाय बचे जिनमें वायरसेस नहीं था, सब लोग क्या है उसी के दूध को ले रहे हैं, तो वाजिब है फिर डिमांड सप्लाई, तो वहाँ पर उसका प्रोडक्शन ये कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगा, हमारा रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ गया, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो ये क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा सप्लाई साइड, मतलब सप्लाई साइड को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। सप्लाई क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही घट जाएगा। तो इस कारण से ऐसे इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। कोई दिक्कत, हायर प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, मतलब इसको ऐसे भी फैक्टर कॉस्ट, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हायर प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स मतलब समझ में आ रहा है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो डाल रहे हैं तो उसका हायर प्राइसेस हो जाएगा, तो भी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कोई दिक्कत। अब देखो इसके बाद स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन इन्फ्लेशन। अब वो रात याद करो जिस दिन प्रधानमंत्री ने बोला कि देश में कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा, ठीक है, कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा। जैसे न्यूज़ में आया दुकान में भीड़ बढ़ गई, आपने देखा होगा। क्यों भीड़ बढ़ गई, बिकॉज ऑफ द स्पेक्यूलेशन। लोगों को लगा कि भाई ये आज अगर लॉकडाउन लगा है मतलब कल से रेलगाड़ी बंद, ट्रेन बंद, बसेस बंद, सारी कुछ चीज़ें बंद, तो क्या होगा, दुकान भी बंद, दुकान भी बंद, तो हमारे पास भाई घर में सामान नहीं है, हम खाना कैसे बनाए। बस सारे लोग दौड़ गए कहाँ, ग्रॉसरी शॉप पे। तो वो क्या स्पेक्यूलेशन है लोगों का कि भाई ऐसा हुआ है तो ये हो जाएगा, इसलिए चलो भाई इसको क्या करते हैं हम लोग, हाँ स्पेक्यूलेशन मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है, वही र्यूमर भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो
र्यूमर भी कह सकते हैं। तो वो स्पेकुलेशन, मतलब लोगों का अनुमान होने लगा कि ऐसा, और र्यूमर भी फैल गया आपस, मतलब हमारा दिमाग ही हमको बताने लगा कि र्यूमर होने लगा कि भाई कल से बंद हो जाएगा, कल से बंद हो जाएगा। तो वही क्या है, र्यूमर के कारण जो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, दैट इज नोन एज स्पेकुलेशन। इसमें क्या हुआ, डिमांड क्या हुआ, अचानक से ग्रोसरी शॉप में बढ़ गया और सप्लाई क्या हुआ, घट गया। तो वो लोग भी दाम बढ़ा दिए चावल का। तो इसलिए ऐसे टाइप के इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, स्पेक्यूलेशन इन्फ्लेशन। कोविड के टाइम में आप देखो एग्जाम्पल में सब में कोविड लिखते जाना, अलग अलग बस टाइप से उसको हम लोग को समझना है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल, क्या है, उसके बाद स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसमें क्या है, इसमें भी सप्लाई, अच्छा उसमें लिख दिया था क्या, सप्लाई साइड, ठीक है, हाँ, इन्फ्लुएंस सप्लाई, इसमें इन्फ्लुएंस यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी सप्लाई साइड में इन्फ्लुएंस होता है, मतलब वही वहाँ पर सप्लाई साइड जैसे इंक्रीज़ किया था, किस में पड़ा था, कॉस्ट पुल में ना, हाँ, कॉस्ट पुल में जैसे सप्लाई साइड में इन्फ्लुएंस हो रहा था, मतलब सप्लाई साइड डिस्टर्ब हो रहा था, वही यहाँ पर है ये स्ट्रक्चरल में। दोनों में फ़र्क है, ये समझिए, कॉस्ट पुल और स्ट्रक्चरल दोनों में मैंने लिखा इन्फ्लुएंस सप्लाई साइड का मतलब क्या है। कॉस्ट पुल में क्या हो रहा था, जो सप्लाई साइड कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, सप्लाई साइड कैसे डिस्टर्ब हो रहे थे, वहाँ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, जो लागत था, जो वो बढ़ रहा था। लेकिन स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में क्या है, जब सप्लाई साइड जो डिस्टर्ब है, मतलब प्रॉब्लम में है, किस कारण से, वो है ड्यू टू ये, इसके कारण से, ये मतलब ये क्या है, ये रोड है और ये गड्ढे हैं रोड में, ठीक है, या कहो गड्ढे में रोड है। यहाँ से गाड़ी चली, ठीक है, 5 सामान लेके, ये गया गड्ढा में गिरा, 2 सामान टूट गया यहाँ पर, तो क्या होगा, सप्लाई कम हो गया। तो इस कारण से, या फिर ऐसे समझो कि ट्रक्स पे सामान आ रहे हैं, आपके गुड्स, मान लो एग्स हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन क्या हो गया, रोड पूरा जाम हो गया, रोड टूटा था, पूरा जाम हो गया। और बेस टाइप का जो भी है, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, गोभी निकला खेत से और वो मार्केट तक पहुंचता कब, जब उसका कनेक्टिविटी प्रॉपर होता, कनेक्टिविटी नहीं है, 3 दिन मार्केट पहुंचने में लग गया, तो 3 दिन गोभी का क्या होगा, सब्जी बन गया होगा आधे रास्ते में। तो इस कारण से क्या होगा, सप्लाई साइड क्या होगा, डिस्टर्ब हो गया, सप्लाई ऑटोमेटिक घट गया। 50 गोभी लेके निकला था एक किसान बेचने को, उसको 3 दिन लग गया मार्केट पहुंचने में, 25 गोभी तो उसको वैसे ही ख़राब हो गया, तो सप्लाई क्या हो गया, घट गया मार्केट में, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर जाएगा। तो दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कॉस्ट पुल और नॉट बिकॉज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बैड इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ठीक नहीं थी, ठीक है, आपके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं थे। तो दीज आर द रीजंस जिसके कारण स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फिर लिख सकते हो कोल्ड स्टोरेज, स्टोरेज की क्या है, स्कार्सिटी, जो ट्रक्स हैं जो लेके जाते हैं, जो कि सामान ठंडा रखता है, उसकी स्कार्सिटी। तो दीज आर द रीजंस ऑफ स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है, आसान में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होर्डिंग, इसके बारे में भी आप लोग बहुत सुने होंगे, प्याज के बारे में बहुत सुने होंगे। होर्डिंग, ये क्या होता है, जो बड़े बड़े होर्डिंग, मतलब दिस इज़ द रीज़न फॉर इन्फ्लेशन, उसको क्या बोलते हैं, जितना भी नंबर है देख लेना। होर्डिंग ये क्या होता है, ऐसा समझो, बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं ना, जैसे प्याज के बारे में आप लोग सुनते रहते हो, कभी प्याज 80 रुपये 90 रुपये किलो हो जाता है। कैसे हो जाता है प्याज, क्या डिमांड सप्लाई घट गया, ठीक है, दैट इज़ अ रीज़न, बट एवरी टाइम दैट नॉट इज़ अ रीज़न, दैट माइट नॉट बी द रीज़न। क्या होता है, बड़े बड़े सप्लायर जो हैं प्याज को स्टॉक कर लिया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट में वो प्याज छोड़ना बंद कर दिया। मतलब हमारे यहाँ जो आप जो देख रहे हो रिटेल शॉप पे प्याज बिक रहे हैं, या सब्जी वाले लोग जो बेच रहे हैं, वो कहाँ से लेते हैं, मार्केट से जाके। वहाँ पर जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो ट्रक का ट्रक अपने स्टोरेज में स्टोर करते हैं प्याज, वो उन्हीं से छोटे लोग 1-2 पैकेट प्याज खरीदते हैं और उसको 1-2 किलो आप लोग को, हम लोग को बेचते हैं। यही प्रोसेस है, यही वे है मार्केट का, ठीक है।
तो वो क्या करता है, जो बड़ा बड़ा व्यापारी है वो क्या करते हैं कि जो प्याज आया उनके पास, उसको छोटे पैकेट खरीदने के लिए, 1-2 पैकेट खरीदने के लिए जो लोग जाते हैं उनको बोलते हैं भाई प्याज नहीं है, ख़त्म हो गया। वो मतलब क्या करता है, स्टॉक करते जाता है पहले 20 दिन। अगर आप ये सोचो कि 20 दिन अगर प्याज रिटेल शॉप वाले को नहीं दिया जाए तो क्या होगा, प्याज की स्कार्सिटी हो जाएगी, एक आधा लोग के पास जो बचा हुआ होगा वही होगा। तो उसके कारण क्या होगा, आप चाहोगे कि हम खरीद लें, चिकन बनाना है, किसी को लगेगा नहीं मटन बनाना है, मुझे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी को लगेगा नहीं नहीं प्याज से पकोड़े बनाना है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबको ही क्या होगा, उतने से प्याज पे लूट जाएगा, ठीक है, और प्राइस राइज हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ, द रीज़न बिहाइंड इट इज़ होर्डिंग। होर्डिंग मतलब कि स्टॉक को पाइल अप कर लेना और मार्केट में उस चीज़ को नहीं छोड़ना, तो दैट इज़ होर्डिंग। इस पर बहुत बीच में प्रॉब्लम हो रहा था, गवर्नमेंट ने बहुत चेक्स किए हैं इस पर, तो बहुत हद तक ये सुधार हुआ है, ठीक है। तो होर्डिंग इज़ अ कंसेप्ट वेयर जब बिग जो ये हैं आपके क्या बोलते हैं उसको, प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, माल को जो सप्लाई है उसको स्टॉक कर लेते हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं मैनमेड है। ये कैसा इन्फ्लेशन है, मैनमेड, और इसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियली मेड। ये क्या, आर्टिफिशियली इसको बनाया गया है इन्फ्लेशन को, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, सप्लाई को क्या किया गया, कम कर दिया गया, आर्टिफिशियली सप्लाई को क्या कर दिया, कम। वो प्याज छोड़ ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ऐसे केस में क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो एक प्याज का एग्जांपल आप देखें ही, दूसरा क्या, सैनिटाइज़र। यहाँ पे भी देख लो कि जब डिमांड सैनिटाइज़र का बहुत आने लगा तो पहले तो दुकानदार को भी नहीं समझ आया, वो भी बेच दिया। लेकिन फिर देखा कि अरे इसका तो डिमांड बहुत बढ़ रहा है, बिना हाथ घसे कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वो क्या किया, बोला कि जो सैनिटाइज़र लगा हुआ है हटाओ उसको डब्बे में डाल दो, छुपा दो, छुपा दिया 10 दिन। बोल रहा नहीं कोई सैनिटाइज़र है, नहीं है, सैनिटाइज़र है, नहीं है। फिर बोला कि हाँ है, लेकिन भाई ज़्यादा पैसा लगेगा, हम ज़्यादा पैसे में लाएँ। तो जो 20 रुपये का सैनिटाइज़र वो 20 रुपये में ही खरीदा था, वो 100 रुपये में आपको दे रहा है। तो दैट इज़ होर्डिंग। क्या किया, वो छिपा लिया चीज़ों को और बाद में उसकी सप्लाई को मार्केट में लाए, सप्लाई बंद कर दिया। तो आर्टिफिशियल, दैट इज़ मैन मेड इन्फ्लेशन। इसको हम लोग बोल सकते हैं मैन मेड इन्फ्लेशन और आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन, ठीक है। किसको, होर्डिंग को, कोई दिक्कत। अब लास्ट एक टाइप का है रीज़न है जिसके कारण ये इन्फ्लेशन होता है, वो बोलते हैं हम लोग उसको कार्टेलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, CARTELIZATION, ठीक है, कार्टेलाइजेशन। ये कार्टेलाइजेशन क्या होता है, कभी कभी कंपनीज करती हैं। ये कौन करती हैं, कंपनीज। कंपनीज क्या होता है, जो प्रोडक्शन है ना, जो प्रोड्यूस कर रही है, जो भी उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसका कहो कि जो प्रोडक्ट्स हैं इसके प्राइस को इंक्रीज कर दी। मतलब क्या कि डेयरी मिल्क बनाई 10 रुपये में, 10 रुपये में ही बेच रही थी। अचानक से कंपनी को मन किया कि हम देखें कि मेरे डेयरी मिल्क का कितना डिमांड है मार्केट में। तो क्या किया, उसको अपने ही पास से उस 10 रुपये को बढ़ा के कर दिया 12 रुपये, कि आज से डेयरी मिल्क 12 रुपये में बिकेगा। सेम डेयरी मिल्क जो 10 रुपये में, उसका लागत वही था, लेकिन फिर उसका क्या किया, कॉस्ट, जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट इंक्रीज़ कर दिया, बढ़ा दिया। तो क्या होगा, 12 रुपये जैसे हो गया। तो अब कुछ लोग जो है डेयरी मिल्क जो गर्लफ्रेंड को देते हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं अब इससे नहीं होगा, चलो मंच खरीद लो। लेकिन कुछ लोग हैं जिसकी गर्लफ्रेंड को डेयरी मिल्क ही पसंद है, नहीं मिलेगा तो फिर तो भाई हो गया उसका कल्याण। तो वो क्या करेगा, वो 12 रुपये का भी खरीदेगा, तो ज़रूरत है उसको, है ना। तो वो कंपनीज़ जो है अपने डिमांड को, अपने प्रोडक्ट्स के डिमांड को चेक करने के लिए कभी कभी इन्फ्लेशन लाती है, जिसको क्या बोलते हैं, कार्टेलाइजेशन। इसमें क्या करती है कंपनीज, अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस को बढ़ा देती है। ये पूछा जाता है कि क्यों ऐसा करती है, टू चेक द डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट्स के डिमांड को चेक करने के लिए कंपनी करती है ऐसा। दिस इज नोन एज कार्टेलाइजेशन। तो दीज आर द रीजन्स ऑफ इन्फ्लेशन। सो व्हाट वी हैव डन द डिफिनेशन, वी हैव डन द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, वी हैव डन द रीजन ऑफ इन्फ्लेशन। ये 3 चीज़ हम आज पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्फ्लेशन को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। तो होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने मतलब टॉपिक ही है,
तो इसलिए मैंने इससे स्टार्ट किया कि स्टूडेंट्स को इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब समझने में उनको दिक्कत होता है, तो बहुत लेमन टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि किसी कंसेप्ट को आप नहीं समझ पा रहे तो आप कमेंट करो, मैं उस पर आपको अलग से वीडियो बना के दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।